हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं यूपी पुलिस जो री एग्जाम होने वाला है उसकी एक जीएस की क्लास को। आज से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक जीएस की क्लास आपकी प्रोवाइड होती रहेंगी। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है दोस्तों, ठीक है। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं दोस्तों, ठीक है, गारंटी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विश्वास दिलाते हैं, आप हमसे विश्वास करके देखिए, कभी आप निराश नहीं होंगे। और आपके जीएस का जो भी क्वेश्चन आएगा, हमारे जितने भी हम आपको क्लास प्रोवाइड करवाएंगे उन सभी से मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हमारा खुद से भी विश्वास है और आपके लिए भी विश्वास है और आपको हम पर विश्वास करना होगा, ठीक है दोस्तों। और बढ़ते हैं आज की पहली क्लास से, स्टार्ट करते हैं यूपी पुलिस री एग्जाम जीएस मैराथन, ठीक है। तो इसमें हमने क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, और वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कभी ना कभी यूपी पुलिस एग्जाम में आए हुए हैं, और इस बार जो ये एग्जाम कैंसिल हुआ है हमारे इस क्लास से, वो भी क्वेश्चन आपको यहाँ से रखे हुए मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के एक मोटिवेशन कोड के साथ और बढ़ते हैं आपका समय बर्बाद न करते हुए आपकी क्लास की ओर, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। बट देखिए पहला और आज का पहली क्लास का मोटिवेशन कोड क्या है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन जो मोटिवेशन कोड है वो ये है, इस प्रकार है। दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या होता है? जिस बात को हम भूलना चाहते हैं उसे पूरी जिंदगी नहीं भूलते, और जिस बात को हम याद रखना चाहते हैं उसे पल पल बाद भी भूल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आप ये सभी जानते हैं कि आप जिस चीज को भूलना चाहते हैं तो वो तो आप पल पर भर याद आ जाती है, और जिसे आप याद रखना चाहते हैं वो कभी आपको क्या कहते हैं याद नहीं रख पाते, उसे आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस विचार को बदलने के लिए क्या करना होगा, आप जब जीएस पढ़ रहे हैं, आप जो भी स्टडी कर रहे हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जो भूलने की आदत है वो आपकी भूलने की आदत खत्म हो जाएगी, और आप उसको वो चीजें एग्जाम तक लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। तो रिवीजन करना है आपको, एक बार ये अच्छे से क्लास लेनी है, क्वेश्चनों को नोट करना है और उनको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बर्मी कंपोस्ट क्या दिया है आपको, बर्मी कंपोस्टिंग खालिस्तान है की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है। किसकी सहायता से बर्मी कंपोस्टिंग जो खाद होती है दोस्तों वो तैयार की जाती है, वो ये यहाँ पर पूछ रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं, केंचुआ से, गोल क्रम से, फीता क्रम से और पिन क्रम से। इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो इसमें कंपोस्ट जो खाद है आप सभी जानते हैं, जो खेतों में किसानों का जो मित्र होता है वो कंपोस्ट यानी बर्मी कंपोस्ट तैयार करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, केंचुआ होगा। केंचुए से बर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है। और जो ये दिया गया है फीता क्रम जो है दोस्तों, फीता फीमा क्रम है, जो फीमा क्रम है ये जो है मिर्गी का कारण बनता है। किसका दोस्तों? मिर्गी जो आती है दोस्तों, मिर्गी मिर्गी जो आती है उसका कारण क्या है, फीमा क्रम बनता है। फीमा क्रम मिर्गी का कारण बनता है, कारण बनता है, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है, इसे भी आप नोट करके रखेंगे। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंद कर दिया गया? जो अंग्रेजी भाषा का कामकाज का जो भाषा है, अंग्रेजी भाषा को काम आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है संवैधानिक भारतीय संविधान के अनुसार, तो वो कब बंद किया गया, किस वर्ष में बंद किया गया, वो आपको यहां से बताना है। ऑप्शन है 1965, 1960, 1956, 1947। इसमें से क्या आपका राइट आंसर है वो आपको बताना होगा। तो ये आधिकारिक रूप से जो बंद किया गया था दोस्तों वो किया गया था 1965 में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है दोस्तों। 1965 में अंग्रेजी भाषा को भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया, ठीक है। वो समझ में आ गया होगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या रहा है, पादप कोशिकाओं किसमें दोस्तों, पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? जो पादप कोशिका है उसमें जो लवक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनमें से वो पूछ रहा है आपसे। क्लोरोप्रेन कहलाते हैं, क्लोरोफाइटा कहलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, या क्लोरोफिल कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं वो आपको यहां से बताना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो है दोस्तों वो किसमें काम आता है वो यहां से आप और समझेंगे। तो जो क्लोरोप्लास्ट है दोस्तों वो आता है प्रकाश संश्लेषण करता है। ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। और क्या करता है दोस्तों, और प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है।
ये कार्य करता है। अब इसमें एक और ऑप्शन दिया है क्लोरोफिल। आप सभी जानते होंगे क्लोरोफिल क्या करता है। इसमें क्या क्या होता है क्लोरोफिल में, इसमें होता है पर्णहरिम होता है। क्या होता है, पर्णहरिम। और क्या होता है, और पर्णहरित होता है, पर्णहरित, पर्णहरिम या पर्णहरित होता है। जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, इसी के कारण पत्ती कैसी दिखाई देते हैं, पत्ते हरे दिखाई देते हैं, पत्ते हरे दिखाई देते हैं। यानी पत्ते जो हरे होते हैं वो किसके कारण होते हैं, पर्णहरिम या पर्णहरित के कारण होते हैं। और इसमें जो पर्णहरिम है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें दोस्तों पाया जाता है Mg। क्या पाया जाता है, Mg पाया जाता है, Mg, ठीक है, पाया जाता है। कितने परसेंट होता है दोस्तों Mg, तो ये होता है 2.4%, ठीक है। और ये जो पर्णहरिम है ये फोटोसिंथेसिस में भी काम करता है, ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। ये सभी आप नोट कर लेंगे अच्छे से। बढ़िए दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से नए बलित पर्वत हैं, नए बलित पर्वत हैं कौन से हैं वो बताना है। ऑप्शन है विंध्य श्रेणी है, अरावली श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है या शिवालिक श्रेणी है। इनमें से कौन सा नए बलित पर्वत हैं वो आपको बताना है यहाँ से। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि शिवालिक जो श्रेणी है वो नए बलित पर्वत का उदाहरण है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तो देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर निम्नलिखित किस नदी पर है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में भी क्वेश्चन है कि विश्वनाथ मंदिर कहां पर है, काशी में है, ठीक है, और ये किस नदी पर है वो आपको बताना है। गंगा नदी है, नर्मदा पर है, सिंधु पर है कि यमुना पर है, कौन सी नदी पर है वो आपको यहाँ से बताना है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो कहां पर है दोस्तों, तो ये काशी जो है कहां पड़ती है, वाराणसी में पड़ती है, वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी, ठीक है, तो काशी कहां पर है, वाराणसी में है। और जो ये विश्वनाथ मंदिर है वो किसको समर्पित है, यानी किसका है, किसकी मूर्ति है, तो ये शिव को समर्पित है, शिव की मूर्ति है, ठीक है, किसका है, काशी विश्वनाथ मंदिर शिव का है। और कौन सी नदी पर है दोस्तों, तो ये गंगा नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है, गंगा नदी पर बना हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य में पुनर्जीवन प्राप्त हुआ, किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है भारतीय संस्कृति के पर मुगल प्रभाव के कारण, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कौन सा है इसमें से वो आपको यहाँ से आपको बताना होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, जिस पर प्रभाव पड़ा है वो यहाँ से आपका आंसर क्या बैठ जाएगा दोस्तों, वो आपको बताना है। क्या कथकली है कि कथक है, कौन सी है, कुचिपुड़ी है, क्या है दोस्तों, वो यहाँ से आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपका कथक है ये आप देखिए कथकली कहाँ का है, ये है दोस्तों केरल का, कहाँ का है, केरल का। कथक कहाँ का है, तो दोस्तों ये यूपी का है, ठीक है। और इसके जो प्रभाव पड़ा है, इसको जो प्रसिद्ध किया है वो किसने किया है, नटवरी ने किया है, किसने, नटवरी, ठीक है, नटवरी। और ये कृष्ण जी कहलाते हैं, कृष्ण, यानी कि कृष्ण जी के बारे में यहाँ पर नृत्य होता है, ठीक है। और जो आपको पता होगा ओडिसी जो है वहां वो कहाँ का है, उड़ीसा का है, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, कुचिपुड़ी होगा, कौन सा होगा, कुचिपुड़ी होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है। कौन सी ऐसी पर्वत चोटी है दोस्तों जो कि नेपाल में स्थित है, वो आपको यहाँ से बतानी होगी, कौन सी है वो बतानी है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है नंदा देवी है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है या नामचा पर्वत है। तो वो कौन सा है जो कि नेपाल में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा धौलागिरी। धौलागिरी जो है कहां पर है, नेपाल में स्थित है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1782 में निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र, कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, प्रथम मानचित्र हिंदुस्तान का बनाया था, वो किसने बनाया था, 1782। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि प्रथम मानचित्र कब बना था, 1782 में बना था, किसने बनाया था वो आपको बताना होगा। ऑप्शन दिए गए हैं रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स मिल, जेम्स रेनेल और जेम्स पियर्सन। तो यहाँ पर जो आंसर आपका सही होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जेम्स रेनेल ने बनाया था आपका प्रथम मानचित्र 1782 में, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कल्हड़ नामक लेखक ने संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में से कहाँ के राजा का इतिहास लिखा है? कल्हड़ जो नामक लेखक थे, उन्होंने संस्कृत काव्य लिखा है, उसमें कहाँ के राजा का इतिहास उसमें लिखा है, वो आपको यहाँ से बताना होगा। तो आप सभी को पता है यहाँ पर किसका होगा, तो ये कल्हड़ ने जो लिखा है वो कश्मीर के राजाओं का लिखा है। और इनकी जो पुस्तक है कल्हड़ की, वो कौन सी है? तो पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। कौन सी है दोस्तों? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी नामक पुस्तक में वो लिखा है, और ये लिखी गई थी 1144 में, 1148 में, 1148 से 1151 के बीच में ये लिखी गई है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये कल्हड़ की जो पुस्तक है वो कौन सी है? राज तरंगिणी है। और राज तरंगिणी में दोस्तों कश्मीर के जो राजा थे उनका इतिहास दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ और लेके चलते हैं, जैसे कि सदाबहार सौरंगा जो लिखा गया था, आप सभी ने देखा होगा, बड़े बूढ़े पढ़ते हैं। वो किसने लिखा था? तो वो लिखा था किसने दोस्तों? अश्वघोष ने लिखा था, अश्वघोष ने लिखा था। ठीक है, आप यहाँ से क्या लिखा था? सौदरंग है, सदाबहार सौरंगा, इसी से लिया गया है दोस्तों। अब जो नाट्य शास्त्र है दोस्तों, वो कहां से लिया गया है? नाट्य शास्त्र जो है दोस्तों, वो किसने लिखा है? तो ये लिखा है भरत मुनि ने। किसने लिखा है दोस्तों? भरत मुनि ने लिखा है। ठीक है, भरत मुनि ने। इसी प्रकार से मुद्रा राक्षस, ये किसने लिखा है दोस्तों? तो ये लिखा है विशाखदत्त ने। आपको मैं इतना रिवाइज कराऊंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? इसमें आपको बताना है कि गृह सूचना और प्रसारण मंत्री किसे बनाया गया था जब पहली बार अंतरिम सरकार 1946 में बन के तैयार हुई थी उस समय। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बताना होगा। ऑप्शन दिया गया, पहला वल्लभ भाई पटेल, जेवर भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद और जॉन मथाई। इनमें से कौन सा सही आंसर है आपका, वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, कार्यकारी जो भी अध्यक्ष थे वो मैं आपको लिखा रहा हूं। जैसे कि वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री नहीं, वित्त मंत्रालय किसके पास था? तो ये था जॉन मथाई के पास, जॉन मथाई के पास। ठीक है, श्रम मंत्रालय दोस्तों किसके पास था? ये आप सभी नोट कर लें, ये क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, श्रम मंत्रालय जो है दोस्तों किसके पास था? तो ये था जगजीवन राव के पास, जगजीवन राव। ठीक है, ये इनके पास था। शिक्षा मंत्रालय दोस्तों किसके पास था? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो शिक्षा जो मंत्रालय था दोस्तों, और इसी में था स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय ये था दोस्तों राजगोपालाचारी के पास, राजगोपालाचारी। ठीक है, व्यापार मंत्रालय दोस्तों, व्यापार मंत्रालय दोस्तों किसके पास था? ये था भामा। ठीक है, रक्षा मंत्रालय किसके पास था? तो रक्षा मंत्रालय था दोस्तों बलदेव सिंह के पास, बलदेव सिंह। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, क्या पूछा गया? गृह सूचना और प्रसारण मंत्री कौन था? तो ये थे वल्लभ भाई पटेल और जेवर भाई पटेल, दोनों थे। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है दोस्तों? राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। और जितने भी मैंने आपको यहाँ पर लिखाए हैं ये आप सभी नोट कर लें, क्योंकि इनसे काफी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गए होंगे दोस्तों। हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, कर्नाटक संगीत में प्रचलित है। तो कर्नाटक संगीत में क्या प्रचलित है, यानी कर्नाटक जो संगीत है में कहां का जो संगीत है वो प्रचलित है, वो आपको बताना है। तो ये है दोस्तों तमिलनाडु का। कहां का है? तमिलनाडु का जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, संगीत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बेलूर में रामकृष्ण मिशन किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन बन गया कि जो रामकृष्ण मिशन है वो कहां पर स्थापित किया? बेलूर में किया गया था। कब किया गया है वो आपको यहां से बताना है।
तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए जो रामकृष्ण मिशन है वो किसने स्टार्ट किया था, तो ये किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने किया था दोस्तों? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद को इन्हें कहते हैं आधुनिक वेदांत। क्या कहते हैं? आधुनिक वेदांत। दोस्तों आप इसे नोट करके रखेंगे। ठीक है, इनका जो दोस्तों जन्म है वो कब और कहां पर हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का? तो इनका जो जन्म है दोस्तों वो हुआ था 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में। ठीक है, 1863 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और ये इनका जो इनके उपलक्ष्य में एक दिवस मनाया जाता है, तो वो कौन सा दिवस है? 12 जनवरी को ही हम एक दिवस मनाते हैं जिसे कहते हैं युवा दिवस। कौन सा होता है? युवा दिवस। ठीक है, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं दिवस। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक लिखी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप याद रखेंगे। कौन सी है? ईस्ट एंड द बेस्ट। ईस्ट एंड द बेस्ट। और दूसरी पुस्तक है दोस्तों कर्म योग। कौन सी है? कर्म योग। ठीक है, ये इनके बारे में हो गया। अब हमारा क्वेश्चन जो है उसका आंसर चलते हैं कि क्या पूछा गया था, बेलूर में रामकृष्ण मिशन कब स्टार्ट किया गया था, वो आपको यहां से बताना था, स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था 1800 कितने में? 97 में। 1897 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, ये सभी आप नोट करके रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है सती प्रथा को किस वर्ष में अवैध घोषित किया गया था? जो सती प्रथा थी वो बहुत ही बेकार प्रचलित प्रथा थी, उसको अवैध घोषित कब किया गया था वो आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए 1820 में, 1829 में, 1729 में, 1828 में। कौन सा इसमें से राइट आंसर है वो आपको बताना होगा। तो दोस्तों ये किया गया था, इसको अवैध घोषित किया गया था 1829 में। 1829 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर है आपका। और ये किसके समय किया गया था? तो ये किया गया था बेंटिंग के समय। किसके समय? बेंटिंग के समय। बेंटिंग के समय। ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका अगला, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्न में कौन सा संगठन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्ट्स जारी करता है? कौन सा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्ट जारी करता है? तो कौन करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए, न्यू डेवलपमेंट बैंक करता है, संयुक्त राष्ट्र करता है, राष्ट्रमंडल करते हैं, या यूएनडीपी करता है। तो कौन सा इसमें से राइट आंसर है वो आपको यहां से चुन करके बताना होगा कि सही क्या है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्ट जो है जारी कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों, कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र करता है। कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र जारी करता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को से लिया गया, यानी कि न्याय की जो अवधारणा है दोस्तों भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जो न्याय की अवधारणा है वो कहां से ली गई है? किस संविधान से ली गई है? कहां से ली गई है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन है अमेरिका की क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, गौरवशाली क्रांति से, या रूसी क्रांति से। किस क्रांति से ली गई है वो यहाँ से आपको बताना होगा। तो ये लिया गया है रूसी क्रांति से। किससे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 में रखा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। और कब ली गई है? तो ये किया हुई थी क्रांति 1917 में। 1917 की रूसी क्रांति से ये लिया गया है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण 17 बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया है, और जो भी मैंने उसमें साइड में लिखाया है उसे भी आप नोट करके रखेंगे। और मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। ठीक है, तब तक के लिए सभी की सबसे बड़ों का सम्मान करें, और मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।